तो संदीप जी, अभी हम काफी देर से बात कर रहे थे और आपकी पूरी जर्नी का थोड़ा बहुत हमने सुना समझा। लेकिन सबके लिए कि ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या सोच के साथ आपने सोचा कि उत्तराखंड के इस इन अनएक्सप्लोर्ड जगहों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए फिर से। उत्तराखंड में एक गांव है बारसू और ये गांव है रेखल। गंगा घाटी में यानी भागीरथी घाटी में। तो उन दोनों के बीच का कनेक्शन रोड का नहीं था। रोड से आप जाओ तो 20 किलोमीटर पड़ जाता है। पहले 10 किलोमीटर आप रैथल से नीचे उतरते हो भटवाड़ी, और फिर वहां से 10 किलोमीटर बारसू। तो मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 20 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जबकि वो 5 किलोमीटर उनकी डिस्टेंस है पैदल। तो वो रास्ता गांव वाले बहुत कम यूज कर रहे हैं। ऐसे करीब हजारों गांव हैं जिनके कनेक्शन रास्ते या तो झाड़ियों में दब गए हैं या खत्म हो गए हैं। तो उसी का बेस है रूरल टेल्स। मतलब आपको एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता, जैसे आपको मलारी से गमसाली जो नीति गांव में है। हाँ। तो ये मेरे बेस लाइन है कि इस लाइन पर मैं चल रहा हूँ। और जहां तक रही ये वाली जो सीरीज है, इसका बेस भी वही है कि हम एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, दूसरे गांव से तीसरे गांव, फिर वो आगे बढ़ते थे। और वही हमारा फिर जो उस रास्ते पर यात्री आए, फिर उसी रास्ते को हमने चट्टियां बनाया, फिर उसी रास्ते से हमने फिर बाजार बने, फिर वही हमारा मेन उसी के आसपास सड़क बन गई। तो वो अब जब सड़क बनी तो वो रास्ते टूट गए, कोई और चलता नहीं। गांव वाले जब गांव में भी सड़क आ गई तो गांव वालों ने भी कुछ दिन चला, उसके बाद वो भी भूल गए। और रास्ते बहुत अच्छे हैं। खासतौर पे जो चार धाम के रास्ते हैं बहुत मुश्किलों से बनाए हैं, क्योंकि चारों धामों के रास्ते जो नदियों से होते हैं, नदियां विकराल रूप धारण करती हैं, खड़ी चट्टानें हैं, उनको काटा गया होगा। उसका लैंडस्केप में कितना सुंदर वो रास्ता रोमांच भी पैदा करता है और दिखता है कि नदी के किनारे किनारे। तो वो एक नया रोमांच है। उसमें आपको कई चीजें, एक तो लैंडस्केप समझ में आता है, तो हमने कहा चलो समझते हैं उसको। नदी विज्ञान समझ में आता है, आपको वहाँ की जो फ्लोरा और फोना, जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो जंगल है, वो समझ में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिमालय को आप कितना भी पैदल चल लो आप नहीं समझ पाएंगे। आप वहां 50 साल 80 साल से रह रहे बुजुर्ग से जब तक बात नहीं करेंगे, आधा घंटा कोई खेत में काम कर रहा है, कोई हल लगा रहा है, कोई चाय पी रहा है, उसके साथ बुजुर्ग लोगों के साथ कि उनका अनुभव क्या कहता है। भाई आप एक महीने भी चल रहे और कोई 80 साल वाला जो बुजुर्ग है उससे ज्यादा तो नहीं जान पाएंगे, वो ज्यादा जानता है। तो अगर हमने उसके साथ 5 मिनट 10 मिनट बैठ के कुछ पूछ लिया, सवाल जवाब, उन्होंने हमें चाय पिलाई, पानी पिलाया, गढ़वाली में कुछ आशीर्वाद दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो हमें फिर नया उत्साह देता है। फिर उनके भी देवी देवता हैं, छोटे छोटे देवी देवता। तो ये सब माइंड में था, 2 साल से सोच रहे थे। अब पिछले साल करना था, नहीं हो पाया, तो अब करना तो था, इसी साल करना था। शुरुआत में कई लोगों ने बोला हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि जब आप प्लानिंग करते हो ज्यादा वो फेल ही होता है। हाँ। तो हमने एक दिन उठाया बैग और हरिद्वार पहुंचे, और हरिद्वार से फिर अगले दिन, उसके बाद फिर ये यात्रा पहली चरण में केदारनाथ जाएगी। फिर दूसरा प्लान कर रहे हैं कि किस रास्ते की बद्रीनाथ जाएं। 6-7 रास्ते हैं। हिमाचल वाले भी यहाँ आते थे, तो वो हरिद्वार के रास्ते नहीं ऊपर ही ऊपर आ जाते थे। बंगाल के लोग जो है वो कुमाऊं से प्रवेश करते थे, क्योंकि उनके लिए हरिद्वार दूर था। लेकिन जो लोग तीर्थ के लिए हरिद्वार से आते थे, तो वो हरिद्वार क्योंकि महातीर्थ है, कुंभ क्षेत्र है, तो हरिद्वार से ही अच्छा मानते थे कि इस बार हरिद्वार में ही गंगा स्नान हो जाएगा और वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो हरिद्वार से आगे का रास्ता सबसे प्रोमिनेंट रास्ता है आज का, सबसे पावरफुल रास्ता है, उसी के रास्ते सबसे बड़ा फ्लो है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी रास्ते हैं। तो उन सब रास्तों से जब तक यात्राएं नहीं चलेगी, जब कोटद्वार से नहीं चलेगी, काठगोदाम रामनगर से नहीं चलेगी, आपके जो ऊपर ऊपर हिमालय है जो रास्ते हैं वहां से नहीं चलेगी, तब तक ये बैलेंस नहीं रहेगा। इस समय क्या है कि पूरा फ्लो जो है वो मंदाकिनी वैली पे आ गया है, उसको मेन बद्रीनाथ में स्माइल है, उसी में और भी रोड है, उसी में ट्रेन है। तो जब एक जगह पर एक घाटी में इतना लोड पड़ेगा कि रेल भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी गूंज रहे हैं घाटियों के ऊपर, तो कितना डेंजर होगा। वही वैली सबसे खतरनाक है भूकंप की दृष्टि से, बाढ़ की दृष्टि से, लैंडस्लाइड की दृष्टि से। तो हमारा ये है कि आप थोड़ा सा अलग अलग रास्तों से भी आओ। तो क्या है कि सब जगह रूरल इलाकों में 4-4 पैसे सब जगह जाएंगे, तो सब जगह रूरल इकोनॉमी का वो ठीक रहेगा। तो ये सोच के, और उसमें बहुत टाइम लगेगा, हमको भी मालूम है
कि हम कितनों को भी समझाएंगे वो नहीं आएगा। लेकिन जब खुद लोग जाम में फंसेंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे, महंगाई उनको देखने को मिलेगी कि जिस होटल को वो ऑफ सीजन में 1,000 रुपया में रुकते हैं उसमें वो 10,000 मांग रहे हैं, तब वो अल्टरनेट रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे। तो इसमें टाइम लगेगा, बस हमें उनको जानकारी देनी है कि ये होम स्टे है, ये रास्ता है, ये दूरियां हैं, ये पड़ाव है, ये नंबर है, फोन नंबर, आप बात करिए, उन इलाकों से होके आइए। तो ये मकसद है, मतलब घूमना ही मकसद नहीं है, रूरल इकोनॉमी में भी काम करना है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप इकोलॉजिकल कंसर्न के लिए भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के लिए भी कर रहे हैं, और जो एडवेंचरस रूट्स हैं जो पहले थे लेकिन अभी बंद है, उनको कहीं ना कहीं फिर से लोगों के सामने लाने की एक कोशिश है। हमारे एक मित्र हैं, वो नोएडा से निकले हैं 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा। तो वो कह रहे हैं कि चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, कि भैया सुधर जाओ इससे पहले कि सब नेचर खुद ही पूरी बदल जाए, तब सुधरने का मौका नहीं है। जैसे 2013 में बाबा केदारनाथ ने हमको आगाह किया कि सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, ये मैं झलकी दिखा रहा हूँ। पर हम नहीं सुधरे, हमने और विकराल रूप धारण कर लिया, हमने नेचर का और दोहन किया। जहां पर एक घर बन सकता था आराम से मिट्टी पत्थर का, हमने वहां 7 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करी। तो हम नेचर को उस पर जीत हासिल करना चाह रहे हैं, नदियों के किनारे या सड़कों को और चौड़ा कर रहे हैं। तो हम उसको कह रहे हैं कि नेचर कुछ नहीं है, हम सबसे बड़े हैं, हम अंदर टनल भी बनाएंगे, पावर हाउस भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब उसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, जरूरी है। और कुछ लोग समझ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि आदमी तो सब समझते हैं भाई, सबको पता है कि प्लास्टिक गंदगी कर रहा है, पर अगर सड़क पे बोतल पड़ी है तो उठाएगा कोई नहीं, उठाएगा स्वीपर जो सुबह। तो ये दिक्कत है। हम लोगों ने केदारनाथ में भी सफाई अभियान किया पिछली बार, अलग अलग रूट पे, भैरव मंदिर में किया, चोराबाड़ी ताल वाले रास्ते में किया, वासुकी ताल वाले रास्ते में किया। लेकिन हम लोग कितना कर पाएंगे, 4-5 लड़के, कुछ साधु महात्मा, जबकि गौरीकुंड से केदारनाथ तक पूरा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। वहीं के लोग हैं, यात्री भी फेंक रहा है, वहां के लोगों के दुकानदार वो भी नीचे नदी में फेंक रहे हैं। और अगर केदारनाथ में भगवान है, कहीं कहीं पर शक्ति है, तो वो केवल मंदाकिनी में है, जो दिख रही है, जो जिंदा है। मंदिर में जाके आप माथा टेकते हैं, आप आंखें बंद करके सोचते हैं कि भगवान है, किसी को दिख रहा होगा आस्था से, किसी को नहीं दिख रहा होगा, पर वो नदी तो दिख रही है मंदाकिनी। तो उसी को आप गंदा कर रहे हैं, वही तो सोर्स है वो नदी। वो अगर वो नदी न रहे, पीछे ग्लेशियर न रहे, तो केदारनाथ भगवान कब तक जिंदा रहेंगे? वो केदारनाथ भगवान का भी सोर्स है, वही नदी, वही शक्ति है नदी। और वो नदी न रहे, अगर बद्री विशाल में अलकनंदा नदी न रहे, तो कब तक बद्री विशाल वहां पर रहेंगे? वो एक दिन निर्जन हो जाएगा। तो नदी को नहीं समझ रहे लोग, और इसी नदी के किनारे किनारे हमारे पूर्वज ने हजारों साल पहले नदी का ओरिजिन पता करने के लिए गए होंगे। आदि मानव की नदी निकल कहां से रही है, देखे तो सही। चलते गए, न रास्ते थे पर नदी थी, नदी रास्ता थी। तो आप नदी के आगे चलो तो आप भटक नहीं सकते। अच्छा, इसी विषय पे मेरा जो सवाल है कि ये एक नया चीज आप अपने लिए एडवेंचर कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत रिसर्च वर्क की जरूरत है। तो वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, किनको रेफर कर रहे हैं जो पहले ये, या फिर आपका खुद का रिसर्च आप कैसे कर रहे हो, कि या फिर ऐसा है कि चलते हुए जाएंगे और चलते हुए रास्ता ढूंढते हुए जाएंगे, या आपका भी खुद का रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने जितनी भी यात्रा की गांव में, तो मुझे गांव वाले कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहानियां जनश्रुतियां हैं और कई बार गप भी मार देते हैं। तो उस गप को हकीकत ना समझे हम, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि हमको मोटा मोटा पता रहे कि स्टोरी क्या है। हम जा रहे हैं, गांव वाले अपनी कहानियां सुनाते हैं जो जनश्रुतियां हैं, अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से। एक उनकी अपने गांव की, मंदिरों की, अपने पूर्वजों की कहानियां रहती है, हम कहाँ से आए, हम कब बसे, गांव का इतिहास कितना है। लेकिन अगर आपने डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि गढ़वाल में बसासत कैसे बसी, अंग्रेजों के समय क्या था, राजाओं के समय कैसा था, सब लिखित है और सब दस्तावेज हैं, सब जगह है। तो वो पढ़ना जरूरी था। कुछ दोस्तों से बात की, बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे रुद्रप्रयाग में रोतेला जी हैं, गजेंद्र रोतेला जी, उन्होंने कुछ हमें पीडीएफ में किताबें दी, कुछ हमें देहरादून में मिली, कुछ हमने लाइब्रेरी से मैं पढ़ा, कुछ हमने कुछ किताबें खरीदी। तो हमें मालूम था
कि किन राइटरों ने यात्रा पे लिखा है। जैसे शालिग्राम वैष्णव ने 100 साल पहले एक किताब लिखी थी यात्रा पे, पहली टेक्स्ट बुक है जो गाइड है, ट्रेवल गाइड है चार धाम यात्रा की। शिव प्रसाद डबराल ने लिखी है उत्तराखंड रहस्य नाम से, वो भी पूरी यात्रा ट्रेवल गाइड है। सबसे बड़ा नाम राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने हिमालय परिचय नाम से पूरा यात्रा दर्शन कराया है बद्री केदार का। स्टीफन ऑल्टर ने अभी 14-15 साल पहले पैदल जाके चारों धामों में जो ओरिजिनल है, जहां से गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना सारी जलधाराएं, उन्होंने उस कैचमेंट पर यात्रा की। उसके बाद स्वामी अखंडानंद हैं जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। उन्होंने 1880 में यात्रा की, उन्होंने अपनी यात्रा का जिक्र लिखा। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो स्वामी विशुद्धानंद थे जिन्होंने काली कमली की पूरी सीरीज बनाई, उन्होंने 1880-90 के दशक में, यानी इतने 150 साल पहले उन्होंने यात्रा की। तो उनके यात्रा का आज जीवंत है, उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि पूरी जहां जहां काली कमली है, मतलब ये मान के चलिए कि ऋषिकेश एक तरीके से बसाने का अगर श्रेय है तो स्वामी विशुद्धानंद के। जहां पर काली कमली उन्होंने बनाई भरत मंदिर के पास, उसके चारों तरफ मार्केट बन गया, क्योंकि यात्री रुकने लग गए। जब यात्री रुके तो चाय की दुकान खुली, फिर परचून की दुकान खुली, फिर सामान आने लगा, फिर दूसरी छोटी छोटी जो धर्मशालाएं वो और बनने लगी। ऐसे ही देवप्रयाग में हुआ। श्रीनगर चूंकि बड़ा बाजार पहले भी था, राजा था, राजधानी थी, तो यहाँ बाजार था, ऋषिकेश बाजार नहीं था, वो बाजार था। और जब ढाकर चलती थी तो श्रीनगर में सामान उतारते, ले जाते, तो आगे बढ़ जाते थे। तो कितना बसासत काली कमली की वजह से हुआ। तो उस काली, किसी को पैदल यात्रा करनी है तो बिना काली कमली को जाने या उनसे बातचीत करे या उसका इतिहास जाने नहीं हो सकते। कि जहां भी आप जाएंगे, बद्रीनाथ में 17 धर्मशालाएं हैं काली कमली, 17 केदारनाथ में 7 है। तो आप सोचो कि जहां भी उन्होंने लोगों से, जैसे आपके पास जमीन थी, पैसा था, आपने धर्मशाला बनाई और उनको हैंड ओवर कर दी पूरे कागज के साथ कि ट्रस्ट आप चलाएंगे, हमें आप पर विश्वास है, आप धर्मार्थ कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी धर्मशालाएं बनी। तो आज हमें 2 खतरे हैं। एक तो उन धर्मशालाओं की लोकेशन प्राइम है, उन पर बहुत सारे जो लैंड माफिया है उनकी नजर है और कई जगह उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया है। दूसरा यह है कि धर्मार्थ जो काम पहले हो रहा था उसमें बहुत कमी आ गई है। धर्मशालाएं उस तरह की नहीं है और नई बन रही है, जो है उनको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश तक तो ठीक है, वहां बड़े बड़े अन्य क्षेत्र हैं, वहां एक दिन में अगर 5-5 हजार लोग भी आ रहे हैं एक एक जगह पे, तो खाना पीना हो रहा है। लेकिन ऊपर के इलाकों में जहाँ जमीन नहीं है, नई धर्मशालाएं नहीं बन पा रही हैं, पुरानी धर्मशालाएं चलाना मुश्किल हो रहा है। खुद काली कमली के लिए, इवन जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की अपनी धर्मशालाएं हैं उनके लिए भी, तो वो भी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं, कमरों की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मई और जून में जो सैलाब उमड़ता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के गाँव के लोग जब आते हैं तो उनका एक ही सहारा है, ये धर्मशाला है। बिल्कुल। और ये धर्मशालाएं अगर मुझे तो 20 साल बाद ये दिख रहा है कि शायद इस धर्मशालाओं में भी पूरा कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि केदारनाथ में सारी धर्मशालाएं हैं, सारी सराय एक्ट के तहत सब धर्मशालाएं हैं और उन्हीं के जजमानों ने पैसे दिए हैं, तब उन्होंने वहां पर वो उनके लिए रहने के लिए बनाया है। इसीलिए वहां पंजाब सिंध क्षेत्र की धर्मशाला है, जैसे भोपाल भवन है, ऐसे अलग अलग नाम है। तो उनके जजमान जो अच्छे थे उन्होंने कहा कि आप ये बनाइए, हम भी रुकेंगे और जितने जजमान हो रहे हैं उनके रुकेंगे। अब वो कमर्शलाइज होटल वाले चले गए। तो वही हाल बद्रीनाथ में भी हो रहा है और वही हाल बद्रीनाथ में भी उतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन केदारनाथ में वो हो गया है। एक कमरा जिसमें 4 लोग सोते हैं वो 12 से 15 हजार पीक सीजन में जा रहा है। तो वो किस तरफ, अब जब वहां होगा तो गौरीकुंड में होगा, गुप्तकाशी होगा, देवप्रयाग होगा, श्रीनगर होगा, वो परिपाटी पूरी जाएगी। जब ट्रेन से लोग आएंगे तो वो भी तो रुकेंगे कहीं, हेलीकॉप्टर वाले ऊपर रुक रहे हैं, पैदल वाले और आ रहे हैं। तो आपकी जो धर्मशालाएं हैं वो सीधे फिर उनको भी रेट बढ़ाएंगे, उनको फैसिलिटी देंगे, तो वो भी आपकी जो होटल वाले रेट है उसमें आ जाएंगे। तो फिर जो गरीब तबका है जो वास्तव में पैदल, अभी भी जिस दिन में पहले दिन मैंने यात्रा शुरू करी, मैं पहले दिन का अनुभव बता रहा हूँ, मैं उस दिन करीब 24 या 25 किलोमीटर चला। पहला दिन था, धूप तेज थी, तो बहुत थका। लेकिन जैसे ही मैं मोतीचूर पहुंचा, 11 महिलाएं पुरुष राजस्थान के
पैदल चल रहे थे 4 धाम यात्रा में। पहले दिन उनके साथ एक साधु बाबा थे जो 5 बार पैदल यात्रा कर चुके थे, और 765 एवं सारी महिलाएं और पुरुष। पहले दिन मतलब वो मध्य प्रदेश और थे राजस्थान के, लेकिन बॉर्डर जो मध्य प्रदेश का था, बेहद गर्म इलाके के वो एक धोती चप्पल जैसे गठरी सर पे रख के महिलाएं चलती हैं जब केदारनाथ यात्रा में, तब वैसे चल रही थी। अब आप सोचिए पहले दिन मुझे वो हुआ, और वो तब कहाँ जा रही थी? आज वो शायद यमुनोत्री पहुंच चुके होंगे। मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, 2 दिन का मैंने रेस्ट भी लिया बीच में। तो उनकी यात्रा उस दिन हमारे साथ ऋषिकेश पहुंची। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ रुकोगे ऋषिकेश में? उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ रुकना है। पता नहीं, धर्मशाला में रुकेंगे, बस अड्डे के पास खुले में रुकेंगे। यही था, यही यात्रा चलती है। इसीलिए जगह जगह बस अड्डों के आसपास भीड़ रहती है। सोनप्रयाग में जहाँ पार्किंग है वहां हर दिन 1000 के आसपास लोग जो है तीर्थयात्री जो बस से उतरते हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी चादर बिछाई और वहीं सो जाते हैं। गर्मी का टाइम होता है तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनके लिए अच्छी धर्मशालाएं बना दें? जब 100-150 साल पहले इतनी अच्छी धर्मशालाएं बन गई, अभी कहीं ना कहीं तो जमीन होगी, पर दिक्कत यह है कि हर जगह कमर्शलाइज हो गया है। अगर कोई सोच भी रहा है कि वो धर्मशालाएं बनाए, तो सामने वाले जो लोग हैं वो नहीं बनाने दे रहे। यहाँ रुकेंगे फ्री में तो हमारे होटल में कौन रहेगा, जबकि उसको ये नहीं पता है कि कितनी भीड़ आ रही है। अगर यही सोच उस समय स्वामी विशुद्धानंद महाराज की होती कि भाई कमर्शलाइज करना है, हमको धर्मशाला ऐसी बनानी है जहाँ हम पे करेंगे, तो क्या मार्केट डेवलप होते? फिर लोग नहीं आते, नहीं आते। उन्होंने इतने बड़े मार्केट डेवलप करा दिए। ऋषिकेश आपका, उसके आगे का पूरा हरिद्वार तो उससे पहले था वहां पे, लेकिन ऋषिकेश में उसकी बसासत नहीं थी, भरत मंदिर था। बल्कि भरत मंदिर नहीं, वो जमीन दान में दी, जिसमें आज स्वामी विशुद्धानंद जी ने काली कमली का जो पहली धर्मशाला प्याऊ बनाए गए, लोगों ने भी बनाए यहाँ पे। जब उन्होंने देखा तो बहुत सारे गढ़वाल के लोगों ने, जिनके पास पैसा था या आने लग गया था, किसी ने पुल बनवाए, रास्ते बनवाए, धर्मशालाओं के लिए पैसा दिया। आज भी किसी भी मंदिर के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर गढ़वाल के लोगों ने, किसी ने 5000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, 2 कमरे 3 कमरे तो बना तो रहे हैं। यहाँ के लोग भी दे रहे हैं। अब ये सोचना है कि अगर ये चलता रहा तो ठीक है, वरना 20 साल बाद ये पूरी जो पैदल यात्रा या फिर जो धर्मार्थ लोग आ रहे हैं वो पूरा चेंज हो जाएगा, कमर्शलाइज। और तब हम फिर आज 20-25 साल बाद फिर बात करेंगे कि तब किसी जमाने में ये हुआ करता, पैदल यात्रा थी, लोग धर्मशालाओं में रुकते थे। आज 20,000, 18,000, 15,000, 12,000 तक के कमरे हैं इसी केदार वैली में। इतनी सुविधा दे रहे हैं हम यात्रियों को। तो आपकी जो ये यात्रा है वो आप रहने का, खाने का कैसे कर रहे हैं, और किस तरीके का डिसिप्लिन आपको लगता है कि कोई भी पैदल यात्री, मतलब जो बस भगवान वाले ही नहीं है, बट जो ऐसे ही देखना चाहते हैं या ट्रेकिंग करना चाहते हैं या वैसे ही चलना चाहते हैं, तो किस तरीके का डिसिप्लिन उनको चाहिए, और रहने का, खाने का आप ही कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी यात्रा में? अब इसमें 2 चीजें हैं। यात्रा जब आप शुरू करते हैं तो आपका मोटिव क्लियर हो, और जो आपके रास्ते में मिले उनको आप समझा सको कि आप क्या कर रहे हो। एक तो ये कि जैसे आप चल दिए, आपको पता नहीं कि किस गांव में रुकना है, जहां भी मन किया रुक गए। जहां आपकी दोस्ती हुई उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप कलकत्ता से आए हैं, अच्छा आप भोपाल से आए हैं, आप दिल्ली से आए हैं, तो उसको लगना चाहिए कि आदमी यात्रा कर रहा है कुछ मोटिव के साथ। तो जब हम चले तो हम कुछ पड़ाव तक तो हमारे साथ स्थानीय जो हमारा मित्र था वो था। उसके आगे जैसे हम गए, देखिए एक पड़ाव जैसे आपने स्टार्ट किया, उसी पड़ाव में आपको आगे वाले पड़ाव की व्यवस्था हो जाती है। वो आपको हिंट देता है, या तो लिंक बता देता है कि उस गांव में, उस परिवार में, या उस होटल में, या उस धर्मशाला में आपको रुक जाना, या फोन कर देता है। एक तो ये समस्या है रहने की, वो अपने आप सॉल्व होती रहती है। अगर आप सिंगल हैं और आप कुछ मोटिव लेके चल रहे हैं कि मुझे बुक लिखनी है, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मुझे एक सर्वे करना है, या मुझे पूरा एनवायरमेंटल सर्वे करना है, तो आपको उस टाइप के लोग मिलते जाएंगे। तो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, मैंने जब भी लंबी यात्राएं की, मेरे को ये लगा कि पहले पड़ाव में ही मेरे को आगे की रास्ता जो है वो खुलने लग गया। कल कहाँ जाना है वो अपने आप पता चल गया। कई बार ये है कि हमने किसी को फोन भी नहीं किया। जब आपके पास थोड़ा नेटवर्क हो तो आप एक दूसरे को फोन कर देते हैं कि हमारी व्यवस्था कर देना या वहां बता देना।
और सबसे महत्वपूर्ण यही कि अगर आप वैली में जैसे चारधाम रूट में यात्रा कर रहे हैं तो हर जगह पे धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं और हर मंदिर में 1-2 कमरे होते ही होते हैं जहां आपको भोजन और रहने की व्यवस्था हो जाती है। हाँ, चलने से पहले आपको ये माइंड में रखना है कि किसी भी तरह की व्यवस्था हमें मिल सकती है। हाँ। मंदिर के गर्मी के टाइम है, मंदिर के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे भी सोना पड़ सकता है। तो जब आपके माइंड क्लियर होगा कि हमको रात ले में भी बितानी है तब आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है। लेकिन ऐसी दिक्कत फिलहाल नहीं आती है। जैसे रुद्रप्रयाग में भी धर्मशालाएं हैं, आप देवप्रयाग में भी धर्मशालाएं हैं, वहां पर भी मंदिर जो भी है, मंदिर तीर्थ स्थान चाहे वो संगम पे है, वहां पर धर्मशालाएं हैं, तो आपकी रुकने की व्यवस्था हो जाती है। बस थोड़ा सा मैनेज करना होता है, जो बाथरूम कहीं दूर है, नजदीक है। क्योंकि होटल में तो आपको सारी सुविधाएं मिलती है, आप घंटी बजाओ, आपको वेटर आएगा, खाना खिलाएगा, खाना लेके आएगा, बाथरूम अंदर है, टीवी लगी है, एसी है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन आप जब लो बजट यात्रा करेंगे, ये सोचेंगे, तो आपको माइंड मेकअप करके घर से ही निकलना है। थोड़ा सा आप कुछ जैसे सत्तू रख लिया आपने, जो मैंने रखा है, मैंने सत्तू रखा है, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाले हुए। तो मैं कहीं पर पेड़ के छांव के नीचे जहां पर पानी है वो अपना बोतल में डाल के उसको पी जाता हूँ, तो मेरे को एनर्जी मिल जाती है। या फिर मैं चलते समय बाजार में जैसे संतरे खरीद लिया आधा किलो, वो रख लिया। और एक मुलेठी है, जैसे कभी भी क्या होता है कि पानी हमारा खत्म हो जाता है तो गला सूखता है, आप 2 कदम नहीं चल सकते, तो हमने मुलेठी डाल दी। तो वो हमें एक तो गर्मी हमारे पेट में नहीं होती और दूसरा वो पानी की जो कमी है उसको पूरा कर देता है, प्यास उतनी ज्यादा तेज नहीं लगती। और फिर हमने कुछ ग्रीन टी रखी हुई है, कहीं पर रुक के रात को या सुबह हमने ग्रीन टी पी ली। और एक चीज हमने और करी, जब हम व्यास चट्टी में थे तो महात्मा जी ने कहा था कि तुम चलते हो कभी सुबह तुम नाश्ता नहीं कर ले, तो तुम ऐसा करो शाम को चना और मूंगफली, कच्ची मूंगफली और साबुत मूंग, इन तीनों को मिक्स करके एक आधा किलो और 2-2 मुट्ठी रात को भिगा दो और सुबह जब चलो कहीं पर भी तो उसको खा लो। इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ी रहेगी। और जो ट्रैवलिंग में लंबे ट्रैवलिंग में सबसे मेन होता है फूड। अगर आपका फूड चेन बिगड़ा तो आपकी तबीयत खराब हुई, एक तो आपका पानी बदल रहा है, दूसरा आपका फूड बदल रहा है, तो सबसे पहले हमला करता है पेट पे। पेट खराब हुआ तो आपको फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसा भोजन करना है जो बिल्कुल हल्का हो और पेट को आराम दे। तो ये 2 चीजें मैं साथ में रखता हूँ। बाकी ट्रैवलिंग में क्या होता है, खास तौर पे पहाड़ में ये दिक्कत है, जब आप वैलीज में सफर करते हैं तो भोजन बहुत ऑयली और बहुत मिर्च वाला बनाया जाता है जहां भी है। तो इसीलिए जो जब यात्रा पर लोग आते हैं साउथ के, तो साउथ के लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज मिर्च खाते हैं। तो अब यहाँ के लोकल जो कारीगर हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनकी समझ नहीं आता कि कुछ लोग कहते हैं कि नमक तेज नहीं रखना, कुछ लोग कहते हैं मसाले बहुत कम डालना, कुछ लोग कहते हैं अगर मसाले डाले तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं तो मजा ही नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। तो कंफ्यूजन में रहते हैं वो भी कि क्या करे क्या। तो यात्रा में खैर प्याज लहसुन नहीं डालते हैं पूरा ऊपर केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक। तो इस तरीके से हम अपना लो बजट जो है वो मैनेज करते हैं। एक दिन हमको मंदिर में, 2-3 दिन हम मंदिर में रुके, 1-2 दिन हम होम स्टे में रुके, एक दिन गांव में रुके, 2 दिन गांव में रुके। तो गांव का माहौल आप जानती हैं, सारे 5-10 बुजुर्ग महिलाएं सब मेरे पास आ गई। ये कौन है जो पैदल चल रहा है, क्यों चल रहा है पैदल? तो वो उनकी अलग ही सोच है कि क्यों ये आदमी चल रहा होगा पैदल, 20 साल पहले चल रहा है, पर ये क्यों चल रहा है? वो तो यात्री थे, इसको क्या पड़ी है, ये तो यंग लड़का है। तो उन्होंने अपने तरीके से सवाल पूछे कि तिथे क्या पुड़ी भाई, मतलब तुम्हें क्या पड़ी हुई है? तब मैंने उनको समझाया, तब जाके उनके दिमाग में आया। अब वो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने देखा है कि यात्राएं चलती थी। तो अब दिक्कत ये है कि वो जो पैदल यात्रा थी उसने गढ़वाल को बहुत कुछ दिया है। उसमें केवल पैदल यात्री नहीं थी, उसमें विद्वान आते थे, साहित्य के प्रकांड विद्वान, उसमें हमारे फॉरेनर आते थे, उसमें बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े लेखक थे वो गुजरते थे। तो उन्होंने हमें सिखाया बहुत कुछ, हमें खुद बताया और हमसे भी सीखा और हमें भी बताया। तो उनको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने फिर ट्रैकिंग को और बढ़िया किया, सीखा, बुक्स लिखनी शुरू की, तो वो सब खत्म है। तो अभी जैसे ऑलमोस्ट एंड की तरफ ही आ गए हैं हम,
तो आप अगर आपके चैनल रूरल टेल्स के बारे में कुछ शब्द बोले कि क्या है और इन टोटलिटी रूरल टेल्स क्या है? रूरल टेल्स का जब हमने सोचा था तो हमने पहले दिन से इसका जो क्लियर है कि हम रूरल इकोनॉमी पे बात करें, ताकि अगर मसूरी में लोग जितने भी होटल हैं ओवरबर्डन है वो ना हो, बल्कि उसके आसपास के 50 किलोमीटर के रेडियस में या नैनीताल के 50 किलोमीटर के रेडियस में जो होम स्टे हैं, गांव हैं, अगर वहां टूरिस्ट जा रहा है तो उनका घी बिक रहा है, दूध बिक रहा है, दाल बिक रहा है, सब्जी बिक रही है, नहीं तो उनको सबको नैनीताल ले जाना पड़ रहा है। वहां उनको कभी ठीक रेट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, लेकिन जब उनके गांव में भी टूरिस्ट आएगा तो उनको भी 4 पैसे मिलेंगे। तो टूरिस्ट का फ्लो सब जगह जाए, इससे क्या होगा कि एक जगह पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि लंबी यात्राएं करता हूँ या किसी बड़े हिल स्टेशन के आसपास के गांव को एक्सप्लोर करके उनका नंबर और उनका पहले तो आपको जब तक अर्निंग नहीं होगी आप बताओगे नहीं लोगों को कैसे अर्निंग करना है। और दूसरी चीज है कि बेसिक कल्चर, कस्टम, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट की क्या स्थिति है उसको पढ़ना, पुराने लोगों से बात करना, कुछ इमोशनल स्टोरियां भी हो जाती हैं कि पलायन है तो बुजुर्ग माँ बाप घर में है या केवल बुजुर्ग महिला घर में है, 4 बेटे हैं, चारों दिल्ली मुंबई रह रहे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। वो माँ को बोल रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, माँ नहीं जानी चाहती, क्यों? उसकी पितरों का मकान है, वहां शादी हुई, जब वो शादी होके वहां आएगी तो उसके वहां इमोशन जुड़े हुए हैं, वो नहीं छोड़ सकती उसको, चल नहीं पा रही है, ठीक से खाना भी नहीं बना पा रही, इसी स्थिति में भी वो गाँव में है, जबकि उसके बेटे हैं, नाती पोते हैं, बहुत बड़ा परिवार है, पर उसको वहां पराया लगता है तो वो घर में रुकती है। तो इस तरीके की स्टोरियां भी हम उठा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर वो ऐसा नहीं कि उसी की स्टोरी हो, मेरी भी है, बहुत सारे, लगभग हर परिवार को वो स्टोरी छू जाती है। तो वो भी एक इमोशन भी है और वो मुझे लगता है कि पहाड़ में भी नहीं है, शायद बंगाल में भी हो, महाराष्ट्र में भी हो, जहाँ जहाँ गाँव है वहां वहां ये स्टोरी है कि वो पलायन करके, लेकिन बुजुर्गों को जिन्होंने उसी मिट्टी को, खेतों को सींचा, वहां अनाज किया, उन्हीं अनाज को बेच के उन्हीं को से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी को डॉक्टर, किसी को आईएएस, किसी को साइंटिस्ट बनाया, प्रोफेसर बनाया, वो कैसे उसको छोड़ दें? वहां उनकी गाय हैं, बच्चियां हैं, खेत हैं, तो उनका लगाव उससे होता है। तो वो स्टोरियां हमने बहुत की हैं और उन्हीं स्टोरियों में सबसे ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि उसमें एक गाँव में अगर 100 परिवार है, 100 परिवारों में 100 स्टोरीज हैं और एक परिवार में 5 आदमी तो 5 कहानियां हैं, हर आदमी की अलग अलग कहानी है। बेटा बाहर है तो उसकी अलग कहानी है, वो उसको रोजगार चाहिए, उसके बच्चे हैं तो उसको अच्छा उनका भविष्य बनाना है, वो गांव में रहेगा, खेती बाड़ी करेगा, कितना अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा, फिर उनके बच्चों का उनकी अलग कहानियां हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियों को हमने एक माला में पिरो के, तो वो एक अच्छी स्टोरियां बन जाती है, लोग उसको पसंद करते हैं। यही मोटो है कि अर्निंग कैसे हो और हमारे पहाड़ की रियल स्थिति क्या है, वो उसके लिए रियल जगहों पर जाना पड़ता है, बिल्कुल नापना पड़ता है पहाड़ों को। सड़क किनारे आपको कमर्शियलाइज चीज मिलेगी, आपको वो फीलिंग नहीं मिलेगी। इसलिए 12 किलोमीटर आप दूर किसी गांव में जाएंगे तब आराम से बैठ के बुजुर्गों से बात करके तब उनकी स्थिति पता चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत टाइम हमको दिए और ये पूरा आपकी कहानी बताई, बहुत ही इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग नहीं है, बस ये है कि वो लगता है लोगों को इंस्पायरिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी चलो मेरे साथ थोड़ा घूम लो। तो ऐसे करके मैं उनको भी बुलाता हूँ कि चलो 2 ट्रैक कर लेते हैं, उसमें और बातें हो जाएंगी, तो उसमें और मजा आता है। किसी पेड़ के नीचे बैठ के 2 बातें आप बोलो, 2 बातें मैं बताऊं, बस यही है। तो थैंक यू।